स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बीए सेकेंड ईयर का पहला अध्याय है संसाधन भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन होते क्या हैं, ठीक है। तो संसाधन किसे कहते हैं? जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है, जिस पर मानव की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात अज्ञात, अर्थात संसाधन भूगोल में किन किन चीजों का, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो संसाधन भूगोल की परिभाषा में बताया है, अर्थ में संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात अज्ञात जिनकी जानकारी प्राप्त है और जानकारी नहीं भी प्राप्त है, ठीक है, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज। जो प्राकृतिक चीजें पाई जाती हैं, प्राकृतिक विशेषताएं पाई जाती है पृथ्वी तल पर, उनकी खोज तथा मानवीय संसाधनों की खोज, जिनके द्वारा मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उन संसाधनों की खोज, उद्भव, उनका उद्गम, ठीक है, उनका उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं, उनका उद्गम क्या है, ठीक है, उद्गम क्या है, उनका उद्भव क्या है, उनका वितरण, कितने क्षेत्र पर वो संसाधन पाए जाते हैं, कौन कौन से उनके क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और इसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उसमें पाए जाने वाले जो संसाधन हैं उनके क्षेत्रों में क्या क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। उपयोग, जो संसाधन पाए गए हैं उनका किस प्रकार उपयोग होता है, प्रतिरूपता संरक्षण का अध्ययन, ठीक है। अब धीरे धीरे जब लगातार हम संसाधनों का उपयोग करते जाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का, तो धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त होने की कगार पर जाएंगे। तो इसलिए उनका संरक्षण करना, ठीक है, उनको बचाना, संरक्षण करना का अध्ययन करता है। कौन करता है ये अध्ययन? संसाधन भूगोल करता है, ठीक है। अर्थात वर्तमान में संसाधन भूगोल में न केवल ज्ञात संसाधनों का अध्ययन होता है, अर्थात वर्तमान में संसाधन भूगोल के अंतर्गत न केवल ज्ञात संसाधनों का ही अध्ययन होता है, अर्थात जिनके बारे में जानकारी प्राप्त है उन संसाधनों का अध्ययन नहीं होता है, वरन अज्ञात संसाधनों की खोज, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा अज्ञात संसाधनों क्या करना, खोज करना, ठीक है, खोज तथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा अब उनकी खोज कर लिया हमने संसाधनों की, अब उनका क्या करना, उपयोग करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना, उपयोग करना, ठीक है। उपयोग प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए, उनके उपयोग प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण, ठीक है, उनका उपयोग करके, और उनका उपयोग होने के बाद ऐसा नहीं वो समाप्त हो जाए, तो उनका क्या करना, संरक्षण एवं विकल्प तलाशने की रणनीतियों को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। इन सभी का अध्ययन संसाधन भूगोल में क्या किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। संसाधनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है संसाधन भूगोल के अंतर्गत। तो ये थी संसाधन भूगोल का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट होता है संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है। संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र भूगोल की विभिन्न शाखाओं की तरह ही भूगोल की विभिन्न शाखाएं पाई जाती है, जैसे भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, ठीक है, और ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल। तो ऐसी इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो इसी प्रकार भूगोल की विभिन्न शाखाओं की तरह संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र होता है, ठीक है। अन्य भूगोल की शाखाओं की भांति ही संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र होता है। एक अलग से किताब होती है संसाधन भूगोल की, एक विषय क्षेत्र होता है जिसमें हम पृथ्वी तल पर उपलब्ध, जिसमें हम पृथ्वी तल पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का, जिसमें जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग प्रमुख है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल पर, ठीक है,
पृथ्वी तल पर उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। इसमें प्रमुख विशेषता होती है। इस प्रकार मानव सभी संसाधनों का मुख्य संसाधन है। इस प्रकार जो मानव होता है वो सभी संसाधनों का क्या होता है? मुख्य संसाधन होता है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी के द्वारा, ठीक है, ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से नई नई क्या करता है? खोज करता है। इसलिए ही मानव को सभी संसाधनों का मुख्य संसाधन बताया है। वर्तमान में संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र को, वर्तमान समय में संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र को निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण, अर्थात जो प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन होते हैं उनका उद्भव कहां से होता है, ठीक है, और उनका वितरण किन किन क्षेत्रों पर पाया जाता है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण। दूसरा पॉइंट होता है मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध। जो मानव संसाधन है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वो संसाधन है, उनका वातावरण से क्या संबंध पाया जाता है, ठीक है। संसाधनों के उपयोग का अध्ययन। अब हमने खोज के द्वारा, तकनीकी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ठीक है, जिन संसाधनों का क्या कर लिया है? खोज कर लिए, उनका संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, उसका किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, इसका अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है, ठीक है। संसाधनों खोज के फलस्वरूप उनका हम उपयोग किस प्रकार करेंगे। और संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन। अब जो समाप्ति की ओर जा रहे हैं उनका प्रबंधन करना, ठीक है, उनका संरक्षण करना, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण, ठीक है, अर्थात प्राकृतिक जो संसाधनों का उनका उद्भव कैसे होता है, ठीक है, और उनका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण। इसके अंतर्गत इसे प्राकृतिक संसाधन है, उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जल संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन, खनिज संसाधन और जीवीय संसाधन, इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जल संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन, खनिज संसाधन और जीवीय संसाधन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जल संसाधन के अंतर्गत, ठीक है, जल जीवन का प्रमुख आधार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो जल है उसका मानव अपनी आवश्यकताओं के उपयोग के लिए किस प्रकार करता है। तो देखिए, जो जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे उनका उद्भव कहाँ से होता है जल संसाधनों का, जैसे महासागरीय जल हो गया, ठीक है, महासागरों में पाए जाने वाला जल उद्भव है उसका। इसी प्रकार नदियों में जल पाया जाता है, उद्गम, ठीक है, झीलें, तालाब, भूमिगत जल, हिमावरण आदि के रूप में जल पाया जाता है, ठीक है। जैसे महासागरों में पाए जाने वाला जल होता है, इसमें हमारे जलयान चलाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़ा क्षेत्र पर इसका वितरण पाया जाता है। और जैसे हिमावरण है, जब बर्फ धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगती है तो बर्फ पिघलने लगती है, और पिघल करके जब वो नीचे आती है तो एक नदियों का रूप ले लेती है और नदियाँ बहती हैं। तो नदियों के जल को मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। झीलें पाई जाती हैं, झीलों का जल मीठा होता है, खारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मीठी झीलें होती हैं उनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। और नदियों के, झीलों के पास में दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। तालाब है, भूमिगत जल है, भौम जल होता है जो भूपरपट्टी के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम सिंचाई के उपयोग के लिए लाइनें डाल करके अंदर, ठीक है, और बोरिंग लगा करके, ठीक है, इंजनों के माध्यम से, ट्यूबवेलों के माध्यम से, ठीक है, सिंचाई के उपयोग में कार्य करते हैं, पेय जल के उपयोग में काम लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये कौन सा प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? जल संसाधन। जल मानव का प्रमुख आधार होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस जल का क्या करता है? उपयोग करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है भूमि एवं मृदा संसाधन, ठीक है। तो देखिए, भूपरपट्टी का ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? मृदा कहलाती है, जिस पर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु, ठीक है, और वनस्पति
का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीव जगत का अस्तित्व निर्भर करता है। भूमि एवं मृदा संसाधन पर वनस्पति एवं जीव जगत का अस्तित्व क्या करता है, निर्भर करता है, क्योंकि भूमि की जो ऊपरी परपटी होती है, मृदा होती है, उस पर हम फसल बोते हैं, ठीक है, तो फसल प्राप्त होती है, हमें खाने के आवश्यकता क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है, ठीक है। और छोटे छोटे जो जीव पाए जाते हैं जैसे कि दीमक है, केंचुआ है, ये जीव भी भूमि में, मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वनस्पति एवं जीव जगत का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, भूमि एवं मृदा संसाधन पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा खनिज संसाधन। ये सभी चल रहे हैं जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है खनिज संसाधन। तो देखिए, खनिज संसाधन मानव जीवन का प्रमुख आधार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अन्न की भांति तो खनिज संसाधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऊर्जा संसाधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ठीक है। ऊर्जा संसाधन खनिज किसे कहते हैं, जिनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, जैसे कि बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी है, इनको चलाने के लिए हम पेट्रोल डीजल का क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा संसाधन खनिजों के अंतर्गत जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, आणविक खनिज होते हैं, के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। कोयला पृथ्वी के अंतर्गत, ठीक है, पृथ्वी के भूपरपटी के नीचे से निकाला जाता है, ठीक है। और कोयला है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें होती है, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, लावा के धीरे धीरे ठंडे होने के फलस्वरूप बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे गैसों के माध्यम से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार इनका क्या हो गया, उद्भव हो गया, और इनका वितरण अलग अलग क्षेत्रों पर क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। जहां पर जैसे कि भूपरपटी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जब भूकंप आते हैं तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, और दबने के फलस्वरूप धीरे धीरे सड़ने गड़ने लगते हैं, तो गैसों की वहां उत्पत्ति होती है, तो उसके फलस्वरूप कोयले का क्या होता है, निर्माण होता है धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में, ठीक है। तो इसी प्रकार पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैसें होती हैं, आणविक खनिज होते हैं, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन खनिज कहलाते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वे खनिज जिनमें क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है, कठोर होते हैं, वो हमारे धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिनके अंतर्गत धातु पाई जाती है, जैसे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी, जस्ता, प्लेटिनम, मैग्नीज आदि, ठीक है। इनमें क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है, और धातु के उपयोग से हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार खनिज संसाधनों में दूसरा पॉइंट आता है हमारा धात्विक खनिज, जिनमें धातु पाई जाती है, प्रगलन क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, प्लेटिनम, मैग्नीज, ये सभी क्या है, धात्विक खनिज हैं, ठीक है। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, ठीक है, जैसे अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पारा, ठीक है, इनमें धातु नहीं पाई जाती है, वो हमारे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो ये सभी थे हमारे खनिज संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीवीय संसाधन, ठीक है। तो देखिए, जिन संसाधनों को, ऐसे संसाधन जो संसाधन कैसे कहलाते हैं, जीवीय संसाधन कहलाते हैं, अर्थात जीवीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं हमारे वनस्पति संसाधन और जंतु संसाधन, ठीक है। वनस्पति संसाधन के अंतर्गत वन, झाड़ियां, घास आदि आते हैं, ठीक है। वनों से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां होती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फल फ्रूट मिलते हैं, ठीक है, औषधियां पाई जाती हैं, तो इनसे हमारी आवश्यकता क्या हो रही है, पूर्ति होती है। तो वनस्पति संसाधन के अंतर्गत वन है, झाड़ियां हैं, घास हैं, ठीक है, घास भी पाई जाती है वन्य क्षेत्रों के अंतर्गत। तो घास में हम भेड़ बकरियां हैं, पशु हैं, इनको क्या करते हैं, घास चारा चराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वनस्पति संसाधन के अंतर्गत वन, झाड़ियां और घास आदि को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जंतु संसाधन के अंतर्गत ऐसे जीव जंतु
जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे दूध देने वाले पशु होते हैं, ठीक है, मांस देने वाले पशु होते हैं और भार ढोने वाले पशु होते हैं। इनके द्वारा हमारी आवश्यकता क्या हो रही है? पूर्ति होती है, ठीक है। ये भी क्या है? संसाधन है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं क्या हो रही है? पूर्ति होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो जैसे दूध देने वाले, ठीक है, दूध को हम क्या करते हैं? बेचते भी अपने खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार मांस देने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, जैसे कि बकरा होता है, ठीक है, और मुर्गा है, तो ये सभी क्या है? मांस देने वाले जीव हैं, जिनको हम अपने खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनसे हमारी आय में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। और भार ढोने वाले पशु होते हैं, ठीक है, जैसे कि भार ढोने वाले पशुओं के अंतर्गत हमारे ऊंट होते हैं, ठीक है, ऊंट हैं और घोड़े होते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो भार ढोने के काम में आते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार, और मछलियों को पकड़ कर हम आयात निर्यात करते हैं, खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण कहा जाता है। अर्थात वे संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिनके द्वारा मानव की क्या होती है? आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। उनका उद्भव कहाँ कहाँ पाया जाता है प्राकृतिक संसाधनों का, और उनका वितरण किस प्रकार पाया जाता है। जैसे कि जल संसाधन हो गए हमारे, महासागर, नदियां, झीलें, तालाब, भूमिगत जल, हिमावरण आदि क्या है? ये जल साधन होते हैं, ठीक है, जल संसाधन होते हैं। भूमि एवं मृदा संसाधन, भूपरपट्टी का ऊपरी आवरण, ठीक है, मृदा कहलाते हैं, जिसपे छोटे छोटे जीव और वनस्पति का अस्तित्व निर्भर करता है, ठीक है। खनिज संसाधन होते हैं, ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा इनका क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ऊर्जा संसाधन खनिज हो गए, धात्विक खनिज हो गए, अधात्विक खनिज हो गए। ऊर्जा संसाधन खनिज, ठीक है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, आणविक खनिज होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज जिनमें धातु पाई जाती है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, प्लेटिनम, मैंगनीज आदि, ये क्या है? हमारे धात्विक खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पारा, ये सभी क्या है? हमारे अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। ये हमारे खनिज संसाधन है, जो जिनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्रकृति के द्वारा हुआ, और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। जीवीय संसाधनों के अंतर्गत वनस्पति संसाधनों में आते हैं वन, झाड़ियां, घास, ठीक है। और जंतु संसाधन के अंतर्गत आते हैं दूध व मांस देने वाले पशु और भार ढोने वाले पशु तथा मछलियां, ठीक है। तो ये था हमारा प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव तथा वितरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव संसाधनों तथा वातावरण से संबंध। मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध, अर्थात मानव संसाधनों में किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण तथा इसके गुणात्मक पक्षों में शारीरिक शक्ति, ठीक है, मानसिक क्षमता तथा स्वास्थ्य आदि का अध्ययन प्रमुख होता है। मानव संसाधन तथा वातावरण से संबंध के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है कि इसके अंतर्गत मानव अपनी तकनीकी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ठीक है, अर्थात जिस देश में तकनीकी प्रौद्योगिकी, ठीक है, अधिक ऊंची है, ठीक है, शिक्षा का प्रसार अधिक है, जनसंख्या कम है, ठीक है, तो वह तकनीकी में क्या पाया जाता है? आगे पाया जाता है, जो अपनी 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 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए क्या करता है? आविष्कार करता है, ठीक है। तो मानव संसाधन किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण, ठीक है, मानव संसाधनों के अंतर्गत किसी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण, ठीक है, कि उस प्रदेश में जनसंख्या कितनी पाई जाती है, उसका वितरण क्या है, तथा इसके गुणात्मक पक्षों में तथा इसमें जो गुण वितरण पाया जा रहा है जनसंख्या का, उसके क्या गुण होते हैं? गुणात्मक पक्षों में शारीरिक शक्ति, जैसे जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो शारीरिक शक्ति में क्या होते हैं? बलवान होते हैं, ठीक है। जबकि गर्म प्रदेशों के लोग शारीरिक शक्ति में क्या पाए जाते हैं? कमजोर पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार वो अपनी जलवायु पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो जिन क्षेत्रों में उनकी गुणात्मक पक्षों के अंतर्गत शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमता, उनकी सोचने समझने की शक्ति
क्या होती है, क्षमता क्या है उनकी, ठीक है, तथा उनका स्वास्थ्य, जिन प्रदेशों की जलवायु अच्छी है वहां का वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो वहां का स्वास्थ्य भी क्या पाया जाएगा, अच्छा पाया जाएगा, जिससे उनका ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और ज्ञान में वृद्धि होगी तो वो नई नई चीजों का क्या करेंगे, आविष्कार करेंगे, अपने संसाधनों की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार स्वास्थ्य आदि का अध्ययन प्रमुख होता है, ठीक है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो वातावरण के साथ में क्या कर लेता है, संबंध बना लेता है। जिस क्षेत्र की जलवायु अति उत्तम होती है वो उस वातावरण के क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। ठंडे प्रदेश के लोग वहां की जलवायु के अंतर्गत रहने लग जाते हैं, ठीक है, और गर्म प्रदेश के लोग वहां की जलवायु के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वातावरण के मानव संसाधन वातावरण से क्या होता है, उनका संबंध पाया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार की उनकी जलवायु होगी, उनका वातावरण होगा, उसी प्रकार वो संसाधनों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे इसमें बताया गया है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण, ठीक है, उसकी मानसिक क्षमता, ठीक है, शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य आदि का अध्ययन प्रमुख होता है, ठीक है। और किसी प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकास के अनुसार ही उसका आर्थिक विकास होगा, ठीक है। किसी प्रदेश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर ही उसका आर्थिक विशेषताएं क्या करेंगी, निर्भर करेंगी, ठीक है। तो किसी प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकास के अनुसार उसका आर्थिक विकास होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा है, तो इनकी तकनीकी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस संसाधनों में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। तो किस पर निर्भर करेगा, उनकी शिक्षा पर, विज्ञान पर और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। उन्होंने कितने कल कारखानों का निर्माण कर लिया है, वो नए नए संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, किसके द्वारा, विज्ञान के द्वारा, तकनीकी के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, और अपनी जलवायु के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार मानव होता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन संसाधनों का निर्माण करता है, ठीक है, तो मानव जिस वातावरण में रहता है वहां के वातावरण में क्या हो जाता है, समायोजित हो जाता है। इस प्रकार मानव संसाधनों का संबंध किससे पाया जाता है, वातावरण से पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम संसाधनों के उपयोग का अध्ययन देखें। तो संसाधनों के उपयोग का अध्ययन अर्थात जिन संसाधनों का हमने क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है, उनका हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। जैसे जल संसाधन होते हैं, ठीक है, भूमि मृदा संसाधन है, खनिज संसाधन है, जीवीय संसाधन है, इनका हमने क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, पाए जाते हैं ये संसाधन। अब उनका हम उपयोग कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे महासागरीय जल में हम, इसमें महासागरों का जल कैसे पाया जाता है, खारा पाया जाता है, तो इससे हम खारे जल की मछलियां भी होती हैं, ठीक है, तो मछलियों का हम क्या करते हैं, कारोबार करते हैं, पकड़ते हैं मछलियों को। इसी प्रकार इसमें जलयान चलाए जाते हैं, ठीक है, और समुद्री तटों पर पर्यटन स्थल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नदियां होती है जो सिंचाई का कार्य करती है, झीलें हैं, तालाब हैं, भूमिगत जल है, ये सभी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत संसाधनों के उपयोग का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अर्थ हो गया संसाधन का प्रबंधन, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अब वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रबंधन करना और उनका संरक्षण करना, नियोजन करना, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इन 2 पॉइंटों का अध्ययन हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, अगले दिन करेंगे। तो हमने आज आपको BA सेकेंड ईयर, ठीक है, ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्याय 1 संसाधन भूगोल का अर्थ एवं विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराया है। नेक्स्ट डे में, ठीक है, हम आपको संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, ठीक है, और उनका महत्व का अध्ययन कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।